Hello students, welcome to my channel. Today we are going to discuss about fundamental rights, which is very important topic of political science. We know fundamental rights are given in the part 3rd of the Indian Constitution. फंडामेंटल राइट्स को मौलिक अधिकार भी बोला जाता है और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मेंशन्ड है और इस वीडियो में हम आर्टिकल वाइज वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आर्टिकल 12 से, जिसमें कि डेफिनेशन दी हुई है। आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, that is executive and legislative of union. Secondly, government and legislative of each state, that is the executive and legislature of various states of India and all local and other authorities within the territory of India. इसका मीनिंग है कि जो स्टेट है उसकी जो अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और जो स्टेट गवर्नमेंट है और स्टेट की जो विधानमंडल है वो और जो लोकल अथॉरिटीज़ है उन पर इम्प्लीमेंट होगी। ये सारे जो है इंडिया की टेरिटरी के अधीन आते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 13, लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग स्टेट है जो वो कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो कि फंडामेंटल राइट्स की इम्पोर्टेंस को कम करता हो। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि लॉज में क्या क्या आ जाता है। जो स्टेट गवर्नमेंट है, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोई भी ऐसा लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, लॉ, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजेस हैविंग द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। तो फोर्स ऑफ लॉ का क्या मतलब है? Force in law includes laws passed or made by legislature or any competent authority in the territory of India before the commencement of this constitution. और आगे हम देखते हैं राइट टू इक्वलिटी। यहाँ से जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो स्टार्ट होते हैं। राइट टू इक्वलिटी मीन्स समानता का अधिकार। ये जो राइट्स हैं वो 14 से लेकर 18 तक है जो राइट टू इक्वलिटी के अधीन आते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसका मीनिंग ये है कि ऑल ह्यूमंस आर इक्वल बिफोर द लॉ। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग जो सारे पर्सन हैं वो कानून के सामने इक्वल है, समान है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। इट मीन्स द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, sex or birthplace. It provide for equal access to public places like shops, hotel, place of entertainment, wells, bath ghats and the places of worship. तो इन सभी ग्राउंड्स पर कोई भी जो गवर्नमेंट है जहाँ एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। अगर कोई करेगा तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, के गवर्नमेंट जॉब्स में जो इक्वलिटी है वो मेंटेन रखी जाएगी। अपॉर्चुनिटी सबको, जो चांसेस है गवर्नमेंट जॉब के लिए वो सबको बराबर मिलेंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो स्पेशल जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वीकर सेक्शन है, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लैरिफाइज दैट द गवर्नमेंट कैन इम्प्लीमेंट स्पेशल स्कीम्स एंड मेजर्स फॉर द इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ द सर्टन section of society like children, women, the socially and educationally backward classes. According to Article 17, abolish of untouchability. The practice of untouchability is the one of the cruelest manifestation of inequality.
तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमन एक्टिविटी थी जो कि पुराने टाइम में देखी जा सकती थी, जब कास्ट सिस्टम था जो वो बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट हुआ करता था। तो ये अबॉलिश की गई है। इंडिपेंडेंट इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर थे, उन्होंने जो बैड रिचुअल थी हमारी सोसाइटी की, उनको ख़त्म करने का पूरा प्रयास किया है। इट हैज़ बिन अबॉलिश्ड अंडर द राइट टू इक्वलिटी। अगर अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिस कहीं भी होती है, कहीं भी आज भी अगर ऐसी कोई घटना होती है हमारी सोसाइटी में, तो ये पनिशेबल ऑफेंस माना जाता है और उसके अकॉर्डिंग उनको पनिशमेंट मिलती है जिन्होंने ये एक्टिविटी प्रैक्टिस की होती। और आर्टिकल 18 के अकॉर्डिंग टाइटल्स को अबॉलिश किया गया है। जो सिर्फ मिलिट्री और एकेडमिक फील्ड से रिलेटेड टाइटल है वही गवर्नमेंट दे सकती है। जैसे कि कोई पर्सन पीएचडी कर लेता है एकेडमिक फील्ड में, तो उसको डॉक्टर की जो टाइटल है वो दिया जाता है। ऐसे मिलिट्री में टाइटल दिए जाते हैं। इसके बिना कोई भी जो गवर्नमेंट है या स्टेट है वो किसी तरह का भी टाइटल सिटीजन्स को नहीं देती है। तो हमारा नेक्स्ट जो राइट है वो राइट टू फ्रीडम है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें राइट टू फ्रीडम देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है। और आर्टिकल 19 प्रोवाइड्स द 6th फ्रीडम ऑफ। तो ये फ्रीडम्स है जो हमें प्रोवाइड है। फर्स्ट है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि हमें स्पीच की और एक्सप्रेशन की फ्रीडम प्राप्त है। असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, के हम शांतिपूर्वक तरीके से इकट्ठा हो सकते हैं बिना हथियारों के। फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, और एसोसिएशंस बना सकते हैं और यूनियन बना सकते हैं हमारे इंटरेस्ट को सेव करने के लिए। मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि हम टेरिटरी ऑफ इंडिया में कहीं भी फ्रीली घूम सकते हैं। रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, के किसी भी इंडिया के किसी भी पार्ट में जाकर हम सेटल हो सकते हैं और रह सकते हैं। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, और हम अपने चॉइस का जो ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशन है, वो हम चूज़ कर सकते हैं और इस पर कोई भी हमें कंपेल नहीं कर सकता कि हम ये प्रोफेशन है जो वो क्यों चूज़ कर रहे हैं। आर्टिकल 20 इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंसेस। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का जो राइट है हमें आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग मिला हुआ है। और ये आर्टिकल हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, आपको याद होगा। तो हर एक सिटीज़न को प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ का राइट मिला हुआ है और पर्सनल लिबर्टी का राइट मिला हुआ है। पर्सनल लिबर्टी मीन्स के किसी भी पर्सन को विदाउट एनी सॉलिड ग्राउंड या लॉजिकल ग्राउंड अरेस्ट नहीं किया जा सकता। और अगर अरेस्ट किया जा सकता है तो जो पर्सन है उसको अपने आप को डिफेंड करने का पूरा अधिकार है। वो अपने चॉइस के लॉयर को सिलेक्ट कर सकता है अपने फेवर में। और जब पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसके नियरेस्ट जो मजिस्ट्रेट है उसको इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है पुलिस के द्वारा, क्योंकि जो मजिस्ट्रेट है वो पुलिस का पार्ट नहीं है और वो डिफ़ाइन करता है, वो ऐसे जज करता है कि जो ग्राउंड है अरेस्ट करने की वो जस्टिफाई है या नहीं है। और आर्टिकल 21 के साथ ही आपकी बुक में एक टर्म दी हुई है प्रिवेंशन डिटेंशन की, बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है। तो उसको आपको समझना होगा कि प्रिवेंशन डिटेंशन क्या है। देखो इसमें ये इस टर्म के अकॉर्डिंग ये है कि जो गवर्नमेंट है वो किसी भी पर्सन को डिटेन और अरेस्ट कर सकती है अगर उसको ये लगे कि ये जो पर्सन है वो हमारे देश की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है, या फिर ये हमारे लॉ एंड ऑर्डर को डिस्ट्रॉय कर सकता है, हार्म पहुंचा सकता है, तो वो उनको नज़रबंद कर सकती है। तो इस जो प्रोसीजर है इसको प्रिवेंशन डिटेंशन बोला जाता है। और जो प्रिवेंशन डिटेंशन की टर्म होती है वो
3 मंथ होती है, इससे ज़्यादा बढ़ाई नहीं जा सकती। और आफ्टर 3 मंथ सच अ केस इज़ ब्रॉट बिफोर अ एडवाइजरी बोर्ड फॉर रिव्यू के लिए एडवाइजरी बोर्ड को ये केस दिया जाता है। ठीक है, तो प्रिवेंशन डिटेंशन है जो, वो एक तरह का हम अपोजिशन बोल सकते हैं राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के लिए, क्योंकि एक तरफ तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें पर्सनल लिबर्टी का राइट देता है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट को ये राइट देता है कि किसी भी पर्सन को डाउट के बेस पर भी वो नज़रबंद कर सकते हैं, उसकी पर्सनल लिबर्टी है जो वो उसको लिमिटेड किया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल 21A मेक्स द राइट ऑफ एजुकेशन for the children of the age of 6 to 14 years a fundamental right. Article 22 provides that no person who is arrested shall be detained in custody without being informed of the ground for such arrest. No arrested person can be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice. और नेक्स्ट राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसके अकॉर्डिंग 2 आर्टिकल्स आते हैं, 23 और 24। अकॉर्डिंग टू 23, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, जे हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था फोर्स लेबर की रिगार्डिंग। एज यू नो, इन आवर कंट्री देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु आर डिप्रीव्ड। तो ऐसे में जो डिप्रीव्ड लोग हैं, पुअर लोग हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं वो लोग जिनके पास रिसोर्सेज है वो उनसे ज़्यादा हैं। तो इसकी वजह से बेगार और फोर्स लेबर है वो हमारे सामने आती है। वन सच फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉइटेशन इन आवर कंट्री इज़ अ बेगार और फोर्स लेबर। ठीक है, तो इसमें मैंने पहले भी आपको बताया था कि बेगार या फोर्स लेबर में किसी भी पर्सन को बिना कोई वेजेस दिए, बिना पेमेंट दिए उससे काम करवाया जाता है। और इसके साथ ही रिलेटेड ऐसी ही एक क्लोजली जो रिलेटेड फॉर्म है एक्सप्लॉयटेशन की, वो है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। तो जब हम पुराने टाइम में देखते हैं तो बेगार और फोर्स लेबर की जो प्रथा थी वो भी फेमस थी, और लोगों को, ह्यूमन बीइंग को खरीदा जाता था और बेचा जाता था, और चीज़ों के जैसे उनको अपने पास रखा जाता था, उनको गुलाम बनाकर अपना काम करवाया जाता था। तो ये दोनों जो है, दोनों चीज़ें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में अभी इसको प्रोहिबिटेड कर दिया हुआ है, इनको रिमूव कर दिया है। और फोर्स लेबर यूजली जो लैंडलॉर्ड, मनी लैंडर और जो वेल्थी पर्सन्स थे उनके द्वारा करवाई जाती थी पास्ट में। तो अभी भी जैसे मॉडर्न टाइम में भी बाउंडेड लेबर है जो, वो अभी भी कहीं ना कहीं दिखाई देती है हमें। जैसे कि स्पेशली जो ब्रिक क्लेन वर्क होता है तो वहाँ पर भी बाउंडेड लेबर हम देख सकते हैं, जिनको हम बंधुआ मजदूरी भी बोलते हैं। तो अभी इसको अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इसको क्राइम घोषित किया गया है, क्राइम डिक्लेयर किया गया है, एंड इट इज़ पनिशेबल। तो नेक्स्ट आर्टिकल हम 24 देखते हैं, जिसके अकॉर्डिंग के जो चिल्ड्रन हैं उनको फैक्ट्रीज़ में काम करने को मना किया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो फॉरबिड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर इन डेंजरस जॉब्स लाइक फैक्ट्रीज एंड माइंस विद चाइल्ड लेबर being made illegal and right to education become a fundamental rights for children. This right against exploitation has become more meaningful. This right against exploitation has become more meaningful. कि इसमें है कि जो चिल्ड्रन है उनको फैक्ट्रीज और माइंस वगैरह में काम करने को मना किया हुआ है, और उसके साथ ही राइट टू एजुकेशन दिया है, जो कि उनका जो फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन है वो और भी मीनिंगफुल बन जाता है इसके साथ।
देन नेक्स्ट राइट इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो रिलीजन के रिगार्डिंग हमें फ्रीडम मिली हुई है और इस राइट के अंडर 4 आर्टिकल्स आते हैं 25 से लेकर 28 तक। तो 25 के अंडर हमें कोई भी रिलीजन को चूज़ करने की फ्रीडम मिली हुई है। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंसिस और फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। This means that a person may choose any religion and practice that religion। कि कोई भी धर्म को अपना सकता है पर्सन और उसको प्रैक्टिस कर सकता है। अगर वो किसी भी रिलीजन को फॉलो ना भी करना चाहे तो भी जो स्टेट है जहाँ कोई भी स्टेट का सिटीज़न है उसको कंपेल नहीं कर सकता है कि वो एक स्पेसिफिक रिलीजन को फॉलो करे। आर्टिकल 26 हमें रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने की फ्रीडम देता है और इसके अकॉर्डिंग हम अपना कोई भी स्पेसिफिक रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये अनलिमिटेड राइट नहीं है हमारा। और इसके लिए हमें पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। और अगर इन तीनों चीज़ों को लॉस पहुंचता है हमारे रिलीजियस फेथ से या रिलीजियस प्रैक्टिस से तो ये ऑफेंस माना जाएगा। और हम ये नहीं है कि अगर हमें ये राइट मिला हुआ है तो ये अनलिमिटेड राइट है। गवर्नमेंट इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है और रिलीजन के नेम पर हम सोशल ईवल्स है उसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते, जैसे कि पुराने टाइम में सती प्रथा और बाइगैमी और ह्यूमन सेक्रीफाइस जैसी जो सोशल ईवल थी वो रिलीजन के नाम पर की जाती थी। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट नहीं देता कि हमारे रिलीजियस फेथ की वजह से या रिलीजियस प्रैक्टिस की वजह से किसी की जान को खतरा हो, जहाँ उसके नुकसान पहुँचे। और 27 आर्टिकल है जो वो हमें फ्रीडम देता है पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। कि हमें अपना रिलीजन है, कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन है, उनको प्रमोट करने का हक है, राइट मिला हुआ है। बट हमें कोई कंपेल नहीं कर सकता कि हम एक पर्टिकुलर रिलीजन को अगर प्रमोट कर रहे हैं तो हमें किसी तरह की पेमेंट करनी पड़ेगी, चाहे टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। ये सिटीज़न की विल पर डिपेंड है। वो एक रिलीजन की प्रमोशन के लिए टैक्स जहाँ कोई पेमेंट करनी चाहे तो कर सकता है, अदरवाइज़ उसको फोर्स नहीं किया जा सकता। और नेक्स्ट आर्टिकल 28, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 28 फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एज रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो एक स्पेसिफिक रिलीजन को प्रमोट करने का जब कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है तो उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो ओपन कर सकते हैं, जैसे स्कूल्स वगैरह, और उसमें उसी रिलीजन की जो इंस्ट्रक्शंस है, जहाँ रिलीजियस वर्शिप है, उसको करने का जो फ्रीडम है वो सिटीजन्स को मिली हुई है। नेक्स्ट राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स में 29 के अकॉर्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिनोरिटीज़ मिला हुआ है। और मिनोरिटी वर्ड को आपको समझना पड़ेगा कि मिनोरिटी किसको बोलते हैं। जो पॉपुलेशन लेस हो, किसी स्पेसिफिक सोशल ग्रुप की पॉपुलेशन लेस हो ऑन बेस द लैंग्वेज, रिलीजन और एनी अदर रीज़न, तो उनको ये हक मिला हुआ है कि वो अपने कल्चर को और अपनी लैंग्वेज को और अपने रिलीजन को सेफ गार्ड उसका कर सकते हैं, जहाँ उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। और आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग मिनोरिटीज़ है जो कम गिनती है, जैसे कि हम इंडिया में एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे सिख्स है और पारसी है, क्रिश्चियंस है, मुस्लिम्स हैं, ये सब मिनोरिटीज़ में है, ये सोशल ग्रुप्स है जो, और उनको ये राइट मिला हुआ है कि वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उनको इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, अपने हिसाब से अपने कल्चर के अकॉर्डिंग चला सकते हैं।
और इसके बाद आता है आर्टिकल 31 आर्टिकल के 3 पार्ट्स थे जो कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। Article 31 with subheading Right to Property has been omitted by the Constitution 44th Amendment Act 1978। तो ये 44th जो अमेंडमेंट थी उसके अकॉर्डिंग राइट टू प्रॉपर्टी का जो प्रोविज़न थी वो रिमूव कर दी गई है। तो एट प्रेजेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, तो इसकी वर्डिंग ये है कि आर्टिकल 31 प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी डिप्रीव ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट compensation would be paid to a person whose property has been taken for public purpose. Thus, the right to property is no longer a fundamental rights, it's still a constitutional rights. तो गवर्नमेंट है जो वो किसी भी पब्लिक पर्पस के लिए प्रॉपर्टी है जो वो ले सकती है, उसके बदले में कॉम्पनसेशन दे सकती है प्रॉपर्टी ऑनर को। और लास्ट में है राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसका मीनिंग ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीज़न को अधिकार तो दे दिए, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उन अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या सपोर्ट करेगा, क्या रेमेडीज़ देगा। तो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग रेमेडीज़ दी हुई है जो कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को पावर्स देता है कि वो इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 5 रिट्स जारी कर सकता है। तो अगर किसी सिटीज़न के फंडामेंटल राइट, कोई भी राइट है, उसका वायलेट होता है, वो वायलेशन होती है उनकी, तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल सकता है और सुप्रीम कोर्ट है जो वो आगे रिट्स के थ्रू उसका प्रोसीजर होता है इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का राइट को द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया था, और इसकी इम्पोर्टेंस इसी बात से ही पता चल जाती है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। और आर्टिकल 33 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट को ये पावर दी हुई है कि ये राइट्स को मॉडिफाई कर सकती है। और आर्टिकल 34 के अकॉर्डिंग जो स्टेट है वो इन राइट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है अगर किसी भी एरिया में मार्शल लॉ लागू हुआ हो इस पार्ट का। और आर्टिकल 35 के अकॉर्डिंग इन पार्ट की जो प्रोविजंस है उन पर लेजिस्लेटिव है जो अपने इफ़ेक्ट डाल सकती है कि वो भी मॉडिफाई कर सकती है इन प्रोविजंस को। और जहाँ तक हमारा जो सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट था वो कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट वीडियो में हम रेट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। और आई होप कि आपने ये सारा जो कंसेप्ट है हम आर्टिकल वाइज किए हैं तो इसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।